को, मान लो किसी गांव में बच्चे बीमार हुए, 3-4 बच्चे बीमार हुए, उनमें 2 की डेथ हो गई, तो क्या हुआ भाई, क्यों बीमार हो रहे हैं? अब आई होगी वायरल बुखार, दवाइयां थी नहीं, बच्चों की डेथ हो गई होगी। और आप हर सीजन में देखा करो, आज जब मेडिकल इतना बढ़ गया है ना कि हर जगह हॉस्पिटल है, इतनी सुविधाएं होगी, उसके बावजूद बुखार के अंदर बच्चों की खूब डेथ होती है। अभी भी हॉस्पिटल के यदि आप आंकड़े उठा के देखो तो आपको लगेगा बुखार में बच्चे खूब सारे जाते हैं। और अब उनके पास तो दवाइयां नहीं थी, दवाइयां नहीं तो बच्चे चले गए तो बच्चे क्यों जा रहे हैं? तो अंधविश्वास। तो कि साहब बच्चे खेलने के लिए गए थे दिन में और शाम को आए तो बुखार आ गई थी। कहाँ खेलने के लिए गए थे? वहां पीपल के पेड़ के नीचे। अरे वहां तो फलान जी की माँ बेटी कहाँ का वो डाकण है, उनको गांव से बाहर निकाल देगा। आज दिन तक है यह व्यवस्था उनकी, आज दिन तक है। इसलिए जनजातियां क्या है? वे लोग जो जंगल में अपना जीवन यापन करते थे उनको कहा गया जनजातियां। क्या कहा गया? जनजाति। जो जंगल के अंदर रहते थे, जिनका बाहर के समाज से ज्यादा कोई लेना देना नहीं। ज्यादा एक अच्छा शब्द होगा इनके लिए वनवासी। वन में रहते थे इसलिए क्या हो गए? वनवासी। एक ज्यादा और अच्छा शब्द होगा आदिवासी। आदिम काल के अपने पुराने रीति रिवाजों को मान रहे थे, मॉडर्न होने का इन पे कोई असर पड़ा नहीं था, आधुनिकता इनके समाज के अंदर आई नहीं थी, जैसे पहले थे वैसे वैसे रह रहे थे। उनको हमने क्या कहा था? जनजातियां। अंग्रेजों के आने से पहले तक ठीक चल रहा था, ये लोग जंगल के अंदर थे, बाकी लोग जंगल के बाहर थे। इनका बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं और बाहर वालों का इनसे कोई लेना देना नहीं। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने राजाओं को कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और तुम हमें इसके बदले में क्या दे दो? रुपए दे दो। राजाओं ने कहा ठीक है, कितने रुपए चाहिए? भाई 1 साल के 1 लाख रुपए दे दो। अगले साल अंग्रेजों का 1.5 दो, तो राजा ने जनता पे टैक्स बढ़ा दिए। अगले साल उनका 2 दो, तो राजा ने कहा कहां से लेके आऊं? उसका टैक्स बढ़ा दे। तो उनका टैक्स की एक लिमिट होती है यार, बढ़ा दिया जितना बढ़ाना था, अब और कितना बढ़ाए? तो उनका यार खेती ज्यादा कर दूं। उसने कहा खेती तो उतनी करेंगे ना जितने में हमारी जमीन होगी। तो उनका यार जमीन तो तेरे ज्यादा है, हमने देखी है राज्य में, तेरी जमीन तो ये पूरी पड़ी है और खेती तो तुम्हारे इतने में ही हो रही है। तो हमने कहा इसमें तो जंगल है, जंगल में खेती थोड़ी करेंगे। अंग्रेजों ने कहा एग्जैक्टली जंगल काट दो। तो अब क्या काटे गए? जंगल काटे गए। तो अब जनजातियां राजा के अंडर में आ गई। अब राजा ने कहा मैं तुम पे टैक्स लगाऊंगा। अब राजा ने कहा तुम्हारे जो रीति रिवाज उनको मैं क्या करूंगा? चेंज करूंगा। इन जो नए चेंज हुए थे, इनके खिलाफ जो आंदोलन हुए, उनको क्या कहा जाता है? एक बड़ी जोरदार चीज थी। जनजातियों के खेती करने का तरीका क्या था? तो जनजातियों का था कि जंगल पड़ा है, तो जंगल में पहले खेती करते, यहाँ पे खेती की, फिर 2 साल बाद में यहाँ छोड़ देते, फिर खेती करते यहाँ, फिर यहाँ खेती छोड़ दी, खेती की यहाँ। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं वो? शिफ्ट। उनका ऐसा मानना था कि एक ही जगह पे ज्यादा खेती करेंगे तो जमीन खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में जमीन छोड़ देनी चाहिए और आगे जाके खेती करनी चाहिए। अपने गांव में अभी तक करते हैं ऐसे। अपने क्या आप शिफ्ट तो कर नहीं सकते भाई, जमीन तो उतनी है। तो अपने ये करते हैं, मान लो अपने 10 बीघा जमीन है, तो 8 बीघा में खेती करते हैं, 2 बीघा खाली छोड़ देते हैं। गाँव में कहते हैं पड़त है। क्या रख दी? पड़त। अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो जाए, पड़त रख दी भाई, इसमें हम खेती करेंगे नहीं। 2 साल तक उसमें खेती नहीं करते, 2 साल बाद इसमें 2 बीघा में करेंगे, उधर वाली में से कोई 2 बीघा छोड़ देंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि जमीन को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाए तो जमीन अपनी प्रोडक्टिविटी जो होती है वापस प्राप्त कर लेती है, उत्पादकता होती है जो वापस प्राप्त कर लेती है। और एक ही जगह लगातार लगातार करोगे तो जमीन क्या हो जाएगी? खराब। तो जनजातियां शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में फिर टैक्स कैसे लोगे? फिर तो भाई कभी कहीं खेती कभी कहीं खेती। अब राजा ने कहा ना फिक्स है, तुम्हारी जमीन ये, तुम्हारी ये, तुम्हारी ये, तुम्हारी, तुम्हारा टैक्स ये, तुम्हारा टैक्स ये, तुम्हारा टैक्स। इनके ये समझ नहीं आया कि भाई शिफ्ट क्यों नहीं करने दे रहे। खेती करने का तरीका तो वही होता है। सुनना देखो, जैसे जनजातियों में एक होती थी दाकन प्रथा। क्या होती थी? दाकन प्रैक्टिस होती थी। किसी भी महिला को गांव में दाकन घोषित करते बाहर निकाल देते। ये महिला बच्चों को, मान लो किसी गांव में बच्चे बीमार हुए, 3-4 बच्चे बीमार हुए, उनमें 2 की डेथ हो गई, तो क्या हुआ भाई, क्यों बीमार हो रहे हैं? अब आई होगी वायरल बुखार, दवाइयां थी नहीं, बच्चों की डेथ हो गई होगी। और आप हर सीजन में देखा करो, आज जब मेडिकल इतना बढ़ गया है ना कि हर जगह हॉस्पिटल है, इतनी सुविधाएं हो गई, उसके बावजूद बुखार के अंदर बच्चों की खूब डेथ होती है। अभी भी हॉस्पिटल के यदि आप आंकड़े उठा के देखो तो आपको लगेगा बुखार में बच्चे खूब सारे जाते हैं। और अब उनके पास तो दवाइयां नहीं थी, दवाइयां नहीं तो बच्चे चले गए तो बच्चे क्यों जा रहे हैं? तो अंधविश्वास। तो कि साहब बच्चे खेलने के लिए गए थे दिन में और शाम को आए तो बुखार आ गई थी। कहाँ खेलने के लिए गए थे? वहां पीपल के पेड़ के नीचे। अरे वहां तो फलान जी की माँ बेटी कहाँ का वो डाकण है, उनको गांव से बाहर निकाल देगा। आज दिन तक है यह व्यवस्था उनकी, आज दिन तक है। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आगे इसको बंद कर दिया। अंग्रेजों राजा का, मेवाड़ में एक राजा स्वरूप सिंह, कौन है? हमने पढ़ा दोस्ती लंदन वाले। तो उन्होंने इस पे क्या लगा दी? रोक। जनजातियां से नाराज थी। जनजातियों ने कहा भाई लुगाई तो हमारी, हमें पता है ना है कि नहीं है, तुम कैसे बताओगे डाकण है या नहीं है? वो जो मैंने उधर बताया था आपको 57 क्रांति, यहाँ पर भी था। जो ईसाई मिशनरी थे वो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक घूम रहे थे। और मिशनरी जब मैंने बताया था, अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उनका यहाँ पे लक्ष्य था 3G। क्या था? गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। क्या क्या बताओ? तीन। व्यापार करेंगे सोना कमाएंगे, कब्जा करेंगे ग्लोरी मिलेगी, लोगों को ईसाई बना देंगे तो अपने गोल्ड का क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा। तो लोगों को ईसाई बना रहे थे, पर अपने यहाँ जनता बढ़ नहीं रही थी। अपने यहाँ जनता उनकी बातें मान नहीं रही, और लोग करे भाई तुम्हारे वाले भगवान को क्यों माने?
हमारे तो खुद के खूब सारे हैं, इतने नहीं धोखे जा रहे हैं, कौन सा और नया धोखे हम। तो उनको लगा जनजातियां जो थी ना, ये बाकी वाले समाज की तरह नहीं थी। ये बाकी वाला समाज जैसे कोई मंदिर बना रहा था, पूजा कर रहा था, ये वैसे नहीं करते। इनके वैसे देवता अलग टाइप के थे कि पेड़ पौधों की पूजा कर ली, पहाड़ की पूजा कर ली। लगा इनका सिस्टम अलग है। इनको यदि बाइबिल पकड़ा दी जाए तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ईसाई। इन लोगों में उसका बड़ा रिएक्शन दिखाई दिया बाद में, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमारा धर्म कैसे चेंज कर सकते हो। ईसाई मिशनरी इनका धर्मांतरण कर रहे थे, इन लोगों में उसके खिलाफ क्या था, असंतोष, आक्रोश। क्या मतलब होता है अंतरण का, बदलना। अंतरण का मतलब क्या होता है, स्थान बदलना, स्थानांतरण। यदि आपका धर्म बदला जा रहा है तो क्या हो गया, धर्मांतर। तो सामाजिक रूप से इसलिए नाराज है कि सामाजिक रीति रिवाजों में इंटरफेयर किया जा रहा है, और इस रूप से इसलिए नाराज है क्योंकि उनका जो धर्म था वो क्या किया जा रहा था, बदला जा रहा था। उनकी जो जुडिशरी थी वो भी अलग थी, क्योंकि राजा के नियम लागू होते नहीं थे। उनका ट्राइबल समाज अलग था, उसकी जुडिशरी अलग थी, उसकी न्याय व्यवस्था अलग थी। इन्होंने उस न्याय व्यवस्था को बदल दिया। जैसे मैं बताता हूँ, जनजातियों में एक नियम था, आज दिन तक चलता है उनके, मोताना। क्या था, ब्लड मनी। मोताना क्या है, मान लो दो ट्राइबल ग्रुप है, एक ट्राइबल ग्रुप ये, एक ट्राइबल ग्रुप ये। इस ट्राइबल ग्रुप ने इस ट्राइबल ग्रुप का एक बंदा मार दिया, एक बंदा मार दिया, तो अब ये जाएंगे वापस कि हमारा एक बंदा मारा, हम तुम्हारे दो मारेंगे। तो उन्होंने कहा भाई पंचायती करो यार, निपटाओ मामले को। ठीक है, फिर रुपए दो, हमारा जो बंदा मारा उसके बदले में क्या दो, रुपए। मौत के बदले में धन, क्या हो जाएगा, मौत। फिर बाकायदा पंचायती, तो भाई कितने रुपए लोगे। तो ये देखो भाई आदमी कितने का था, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, पतला ही था, इतने रुपए का थोड़ी आता है, 40,000 में बात कर लो। फिर फाइनली बैठ के 60-70,000 में निपटारा किया गया। अब आए अंग्रेज, अंग्रेजों को पता चला कहीं पे मर्डर हो गया। अंग्रेज गए, पूछा जाके मर्डर किसने किया, हाथ खड़ा गया, मैंने किया। पकड़ो रे, जेल में डालो। उसने कहा किस बात का, मोताना दे दिया मैंने। मोताना दे दिया था, अब कैसे। अंग्रेजों ने कहा तू चल। अंग्रेजों ने कहा मारने का अधिकार दो ही लोगों के पास है, या तो मारे राम और या मारे राज। कौन कौन मारे, या तो मारे राम या मारे, मतलब या तो भगवान ही मार दे किसी को, या सरकार मारे। सरकार किसी को फांसी लगाए, सरकार के कानून होते हैं, जो कानून तोड़ेगा उसको क्या लगाई जाएगी, फांसी। तीसरे किसी आदमी को मारने का अधिकार है, और तीसरा आदमी यदि कोई मारता सजा भुगतेगा। जनजातियों के समझ में नहीं आई कि जब रुपए दे दिए तो जेल किस बात की है। जनजातीय इलाकों में एक पौधा होता है महुआ। कौन सा होता है, शराब बनती है इसकी। क्या बनती है, जनजातियां महुए की दारू निकालती और पीती, अपनी निकालती और अपनी पी लेती। अब जब अंग्रेजों के कॉन्टेक्ट में, मतलब राजा के कॉन्टेक्ट में, तो राजा ने कहा महुए से शराब नहीं बनाओगे तुम। क्यों भाई, इसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है कि नहीं। भारत में आज दिन तक, मौर्य काल से लेके आज दिन तक, कब से कब तक, कब से कब तक, शराब बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास है। दारू केवल कौन बना सकती है, और कोई भी शराब बना नहीं। दो कारण है उसके। एक कारण तो है कि हर कोई शराब बनाएगा तो शराब केमिकल रिएक्शन से बनती है, तो हो सकता है केमिकल ज्यादा गिर जाए, ज्यादा गिर जाए शराब जहरीली हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। अभी भी अखबारों में कई बार आती है जहरीली शराब पीने से 2 मरे 4 मरे, इस प्रकार की। फिर ज्यादा बन गई तो लोग मर सकते हैं। तो एक तो ये कारण सरकार कहती है हम बनाएंगे तो केमिकल सही मिलाएंगे, तुम घर पे बनाओगे हो सकता है केमिकल ज्यादा मिला दो, लोग मर सकते हैं। दूसरा ये है, शराब सबसे अधिक टैक्स देने वाली चीज है। सरकार को सबसे अधिक टैक्स मिलता है, तो किससे मिलता है, सरकार उस टैक्स को छोड़ना। इसलिए हर सरकार, भले वो राजा की सरकार थी, भले अब वाली सरकारें हैं, वो चाहती है शराब हम बनाएंगे ताकि लोगों से हम क्या लेंगे। तो इसलिए कोरोना के अंदर सबसे पहले ठेके खोले गए थे। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया तो सरकार की टैक्स आना क्या हो गया, बंद। सरकार करेगी क्या, सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा, कर्मचारियों की सैलरी, सरकार के खर्चे। तो सरकार ने फिर एक दिन अखबार में आया, सब कुछ बंद पड़ा है, एक दिन अखबार में आया कि सरकार ने कहा कि ज्यादा जरूरत वाली चीजें शुरू की जाएगी। तो हमें लगा कोचिंग शुरू कर देंगे, भाई सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है, तो स्कूलें शुरू होगी, कोचिंग शुरू होगी। फिर अगले दिन उन्होंने ठेके खोल दिए। तब पता चला कि सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है, अति आवश्यक सेवाएं प्रारंभ की गई। तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है, शराब की। इसलिए सरकार ने क्या खोले, सबसे पहले ठेके। और कितने भले लोग होते हैं शराबी, कोई भी शराबी ठेके पे लड़ा नहीं। 2 गज की दूरी पूरा पालन, दूर दूर खड़े थे, मास्क लगा के खड़े थे, आराम से शराब खरीदी उन्होंने, कोई लड़ाई झगड़ा। उन्होंने कहा भाई अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है भारत की, हम खुद लड़खड़ा लेंगे पर अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने रोका। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया। शराबियों को थैंक यू बोला जाना चाहिए कि देश को बचाने में मुख्य योगदान किसका था। और तो मध्य प्रदेश के एक अधिकारी थे, उनका एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था। एक्साइज ऑफिसर थे वहां के, कौन से, दर वाले जो ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं एक्साइज ऑफिसर। क्या बोलते हैं, तुम बनोगे, तुम्हारा जब आरएस में सिलेक्शन होगा तुम्हारे में से कई एक्साइज ऑफिसर बनोगे। क्या बनोगे, तो एक एक्साइज ऑफिसर थे, उनका बयान बड़ा पॉपुलर हुआ। उनसे पूछा गया कि ठेके खोल दिए, यहाँ पे कोरोना फैल जाएगा लोगों में। उनका नहीं,
हम केवल दारू की बोतल उनको देंगे जिनकी वैक्सीन लग गई, जिनकी वैक्सीन नहीं लगी उनको शराब देंगे। तो कैसे पता करोगे? तुम चेक करोगे क्या वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? हम पूछेंगे उससे कि क्या तुम्हारी वैक्सीन लगी या नहीं, यदि उसके नहीं लगी तो हम उसको शराब ही नहीं दे। तो कोई आदमी झूठ बोल जाएगा, उनका नहीं, शराबी झूठ नहीं बोलते। मैं क्या इज्जत बख्शी है इस आदमी ने। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने महुआ वाली शराब पे क्या लगा दी, रोक। जनजातियां बहुत नाराज थी। जनजातियों ने ये क्या तरीका है, मतलब एक आदमी पूरे दिन काम करे, रिझे पचे 12 घंटे परिश्रम करे और शाम को थोड़ा बहुत चिल भी ना करे। कहते ना अभी नई सरकार बनने के बाद में, बीजेपी सरकार बनने साल भर ही हुआ है, उसमें अपने जनजातीय क्षेत्र से आने वाले एमएलए साहब खड़े हुए विधानसभा में और उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमें शराब बनाने का अधिकार वापस दो, आदिवासियों को शराब बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार ने कहा क्यों मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारे ये ट्रेडिशन है कि जैसे मैं मेरी बहन के घर पे जाता हूं तो मुझे 5 बोतल दारू लेके जानी पड़ेगी। यदि मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी बहन के ससुराल वाले बहन को ताने मारते हैं कि तेरा भाई फकीर आ गया बिना दारू लिए हुए। अब मैं क्या करूंगा, दारू की बोतल कहां से खरीदूंगा? ठेके से। ठेके से खरीदता हूँ, रुपए ज्यादा लगते हैं, वरना हम बनाएंगे, हमारी देंगे, हमारी पियेंगे, इसलिए हमारे रुपए कम लगेंगे। क्यों मार रहे हो आप हमें? हमारी वो ट्रेडिशन चेंज नहीं हो सकता, खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो सरकार ने कहा ना। फिर तो हर तीसरा आदमी कहेगा हमारी ट्रेडिशन आज ही बनाया है हमने, हम भी भाई साहब बहन को देके आएंगे, इसलिए शुरू नहीं किया जा सकता। बाकी जनजातियों की मांग अभी तक है। जनजातियां इस बात से भी परेशान थी कि पहले जंगल में जब वो रहते तो जंगल की लकड़ियां कौन लेगा? जनजातियां। फल फूल कंद मूल कौन लेगा? जनजातियां। अब राजा ने कहा मैं लूंगा, अभी लकड़ियां तुम नहीं काट सकते, लकड़ियां मैं लूंगा, जितने भी फल फूल है मुझे ला के दो। तो वन में उनके जो भी अधिकार थे वो क्या कर दिए गए थे? समाप्त। देखो जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइब्स वर एंडेड। जनजातियों के वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। भारत में पहली जनगणना, जनगणना समझते हो ना? पहली जनगणना हुई थी 1881। कब हुई थी? और वही जो एक दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत में पहली बार जो भी काम होता है उसका विरोध हो जाता है। पहली बार जनगणना हुई तो लोगों की समझ नहीं आई भाई क्यों, मिनखों को क्यों गिना जा रहा है? मनुष्य को कौन गिनता है? ये तो भगवान की देन है, किसी की कम और किसी के इसमें गिनने की कहां आवश्यकता आ गई? फिर एक आधा कोई आप जैसा सियाना आदमी था, उसने कहा मैं बताता हूं क्यों गिन रहे हैं। अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, किसके साथ? और वहां अंग्रेज हार रहे हैं, तो अंग्रेज गिनते नहीं है, ये तो घर में आके चेक करते हैं जवान लड़के कितने हैं। तो फिर इनको जैसे ही पता चलेगा कि मान लो अफगानिस्तान में इनके 3 जवान मर गए, तो ये कहेंगे फलाने घर में 3 उठा लाओ, फिर अपने वाले बच्चों को कहां भेजेंगे लड़ने के लिए? अफगानिस्तान। वहां 7 मर गए, फलाने जी के 7 है, पूरी पेटी पैक करके उधर भेजो इनको। तो आप मानोगे नहीं, मतलब जनगणना वाले जब घर पे आते जवान जवान लड़के गायब हो जाते। जनगणना वालों कहा घर के सदस्य बाहर आओ, तो या तो बच्चे या बूढ़े। अरे बीच में कहां गए? होते ही नहीं, डायरेक्ट इधर से इधर। एक आधा कोई और क्षण निकला, उसने कहा नहीं है, लड़ाई तो खत्म हो गई कब की। मैं बताता हूं क्यों है। क्या? जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा टैक्स, आदमियों पे टैक्स लगाएंगे। जैसे पशुओं पे लगा दिया, वैसे अब किस पे लगाएंगे? लोग गायब हो जाते। घर में 10 सदस्य हैं, वो बताते हैं हमारे तो 5 ही, 5 ही नहीं। फिर एक आधा तो कोई मेरा जैसा अल्टीमेट ही था, जोरदारी बंदा था, उसने कहा ना तो लगाएंगे टैक्स, ना भेजेंगे अफगानिस्तान। ये तो घर में आके साइज चेक कर रहे हैं कि मोटे कितने हैं, पतले कितने। क्यों? कि फिर मोटे आदमी को मोटी लुगाई, पतले आदमी को पतले लुगाई दो। ये जो गलत तरीके से साइड डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ये चेंज किया जाएगा। अब फालतू में भाई साहब गीत गाने पड़ते हैं, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, ये अब गीत गाए नहीं जाएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका उसको बोलते हैं वागड़। उस वागड़ इलाके में एक जनजाति रहती है अपने भील। कौन सी जनजाति है? तो ये आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुआ? कौन सी जनजाति ने किया? एक लिखो गोविंदगिरी। डूंगरपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है वेदसा। उस गांव में एक बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। हुआ क्या था, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, बच्चों की डेथ हो गई थी। घर में ज्यादा डेथ हो तो व्यक्ति सन्यासी टाइप का हो जाता है। बाबा जी बन गए थे, अपना गुरु जी बना लिया था राजगिरी, और यूं बाबा जी बन गए। गांव के बाहर धूना जचाते, धूना समझते हो? अग्निकुंड सा बना के मंत्र वगैरह बोलते रहे, अपने वहां बैठे रहते। गांव के लोग जाते, उनको यूं थोड़ी बातें बता दिया करते। उन्हीं दिनों अपने राजस्थान में एक बहुत बड़े समाज सुधारक आए हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आए हुए? उदयपुर आए हुए। कहां पे आए हुए? डूंगरपुर पास में पड़ता है, तो ये भी उदयपुर वहां पे उनके उपदेश सुनने के लिए आए, तो उनसे बड़े प्रभावित हुए। और स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय कह रहे थे कि अंग्रेज हमारे देश में हम लोगों को ईसाई बना रहे हैं और हमें ईसाई बनने की आवश्यकता। अच्छा, अंग्रेज ईसाई बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये देते थे कि हिंदुओं में खूब सारे भगवान है, कि तुम्हारे तो यहाँ विष्णु भगवान अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग, हमारे तो एक ही है। हमारे एक भगवान को पूज लो, आपको अलग अलग पूजने की आवश्यकता।
और हम उससे बड़ा यूं फील करते हैं कि हाँ यार ये तो अपनी कमियां बताते हैं, फिर वो और 10 कमियां निकाल के लाते हैं कि यार तुम्हारे कोई भगवान किसी टाइप का है, कोई भगवान किसी टाइप का है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहला व्यक्ति इसने कहना शुरू किया कि हमारे भी एक ही भगवान है, हमारे भी एक से अधिक भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या बोलो देखे, एकमात्र सत्य वो भगवान ब्रह्म है जो जगत में संसार में जो दिखाई दे रहा है, राम जी अलग कृष्ण जी अलग, ये सही नहीं है। हमारे वेदों में लिखा हुआ ब्रह्म सत्यम, एकमात्र सत्य कौन है, ब्रह्म। हमने उसके अलग अलग नाम दी थी, कोई उसको राम बोलता है, कोई उसको कृष्ण बोलता है, कोई उसको विष्णु बोलता है, कोई उसको ब्रह्मा बोलता है। बाकी भगवान हमारा भी क्या है, एक निर्गुण निराकार है। और निर्गुण निराकार, निर्गुण का मतलब है उसके गुणों के बारे में हम जानते नहीं, गुणों के बारे में। अब यदि आप किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में नहीं जानते, शक्ल के बारे में नहीं जान सकते, क्या उसकी फोटो बना सकते हो, क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? तो काम मूर्ति पूजा नहीं करनी। तो आप भगवान को राजी करने के लिए क्या करेंगे, यज्ञ। क्या करो, तो आर्य समाज किस पे बल दे रहा था, यज्ञ। अब कोई आपको ईसाई आके कहे यार तुम्हारे तो खूब सारे भगवान, हमने कहा नहीं है, एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत। अरे नहीं नहीं, तुम तो मूर्ति पूजा करते हो ना, बंद कर दी, कल ही साइड में रख दी मूर्तियां, हम तो यज्ञ कर रहे हैं। तो अगले बंदे के लॉजिक ही क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो उन्होंने कहा था एक ईश्वरवाद। क्या कहा था, हम एक ईश्वर को मानने वाले, अलग अलग लोगों को मानने वाले। गोविंद गिरी को ये बात बड़ी समझ में, हाँ यार ये ईसाई मिशनरी आके अपने को भी यही कहते हैं, जनजातियों को भी, ये देखो यार तुम कभी तो पेड़ पौधों को पूज लेते हो और कभी पहाड़ को पूज लेते हो और कभी, ये तो गलत तरीका है। तो इन्होंने कहना शुरू किया हम भी एक ईश्वर को मानते हैं, दूसरे ईश्वर को मानते नहीं है। और ईश्वर के लिए हमें मूर्तियों की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं, हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान के। इसलिए आंदोलन का नाम क्या है, इसलिए देखो गोविंद गिरी के अलावा दूसरे बंदे का नाम क्या है, सुरजीत भगत। क्या नाम है? तो ये किससे प्रभावित होकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, एक तो बिलो में समस्या ईसाई मिशनरियों वाली थी तो दूर हो जाएगी, आप भगवान के भगत तो आपको अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा रहता है इनमें लड़ाइयां होती, अभी मोतानार पढ़ रहे हैं, मोतानार कब होगा, जब आपस में क्या होगी, लड़ाई। तो इन्होंने कहा भाई आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में संपत्ति रखो। आपस में क्या रखो, संपत्ति का मतलब होता है प्रेम। संपत्ति का मतलब क्या होता है, एक जो वर्ड है इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है धन, क्या होता है तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, इसका एक मतलब होता है प्रेम। क्या मतलब होता है, आपस में गांव में कोई भाई भाई लड़ते हैं तो कहते हैं भाई रे लड़ो मत, आपस में संपत्ति होनी चाहिए। अब अपने से पूरा संपत्ति बोला नहीं जाता, इसलिए कई बोलते हैं संपत, आपस में संपत रखना चाहिए। कईयों से संपत्ति नहीं बोला जाए तो वो कह देते संप, आपस में क्या रखना चाहिए, संप। जोधपुर वाले सह को है बना देते हम्प रखो, हम लड़ो मती भाई रे, हम्प रखो। तो वो हम्प नहीं है, वास्तव में क्या है, संप। वो संप नहीं है, वास्तव में क्या है, संपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रेम। क्या होता है, प्रेम। दूसरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमने प्रेम को धन माना है, हमने प्रेम को पायो जी, मैंने प्रेम रतन धन पायो। आपस में प्रेम भी है तो वो भी क्या, अपने आप में धन। एक व्यक्ति के पास खूब सारा धन है लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो कोई मतलब है। एक व्यक्ति के पास धन की कमी है लेकिन जीवन में प्रेम है तो भी सुख शांति है। तो हमारी जनता ने, हमारे बुजुर्गों ने ये माना, पूर्वजों ने माना कि भाई प्रेम जो होता है वो किसके समान होता है। तो हमने संपत्ति के दो अर्थ लगाए, प्रेम भी लगाया और धन। इन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है हम गरीब लोग हैं, पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपस में क्या रखेंगे, प्रेम। आपस में लड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने एक सभा बनाई थी, संप सभा। क्या बनाई, लड़ो मत, आपस में प्रेम रखो, संप रखो आपस के अंदर। 1883 में कब बनाई गई। अब क्या मान लो लड़ाई हो ही जाए तो क्या करें, तो सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी खुद की पंचायत होनी चाहिए। अंग्रेजों की सरकार के पास सर जाते हैं, राजा की सरकार के पास जाते हैं, ये लोग हमारा शोषण करते हैं इसलिए इनके पास जाएंगे, इसलिए गांव गांव में बना दी पंचायत। पहले तो लड़ना ही नहीं है, समसभा अपने, लड़ाई हो जाए तो अपने आपस में क्या कर लेंगे, पंचायती। फिर भी मान लो पंचायती की बात भी कोई लड़ ली है तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इनका ना पुलिस के पास नहीं जाना, अपनी पुलिस होगी। उस पुलिस के पास जाते हैं, वो फिर हमारा शोषण करती है, इसलिए गाँव में बनाए गए कोतवाल। क्या बनाए गए, नहीं, कोतवाल का मीनिंग होता है पुलिस। हाँ, अब उनको बोलने लग गए। पहले उनका किसी टाइम में उनका काम था चौकीदारी, गांव की चौकीदारी था तो पुलिस था उस टाइम की गांव की। तो गांव की पुलिस, पुलिस को क्या बोलते थे, बोलो। पहले थानों के नाम होते हैं यार, कोतवाली, थानों के नाम थे कि कोतवाली। हिंदी में मुहावरा नहीं सुना, उल्टा चोर। तो कोतवाल का मतलब पुलिस, चोर पुलिस ही तो होता है, उल्टा चोर पुलिस को डांटे, इसलिए क्या हो गया, उल्टा चोर कोतवाल। हिंदी में मुहावरा होता है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बोलो, कि सैया कोतवाल बन गए तो अब डरने की आवश्यकता, मेरा बलम थानेदार। वो गलत बात है। यदि किसी का बलम थानेदार होगा तो जिप्सी चलाएगा, इसका मतलब उसका बलम कांस्टेबल है। वो झूठ बोल रही है कि मेरा बलम क्या है। और आजकल तो जिन जिन के बलम नए नए थानेदार बने हैं उनको नींद नहीं आ रही भाई साहब। सरकार पता नहीं कब बलम को घर भेज दे, है ना। एसआई वाली भर्ती का चल रहा है कुछ ऐसा। चलो, तो क्या क्या गांव में क्या बनाई गई, पंचायत। क्या नियुक्त किए गए, कोतवाल।